हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का NIOS का, ठीक है, चैप्टर 9 जो कि अंतिम चैप्टर होगी इसकी, समकालीन भारतीय कला। जैसे आपने पढ़ा था कि हमने स्टार्टिंग से जो था वहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे समय काल के दौरान आगे बढ़ता गया। अभी जो है समकालीन भारतीय कला जो अब के समय में जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी 21वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। कहते हैं मुगल साम्राज्य के पतन तथा, देखिए जो मुगल साम्राज्य में काफ़ी जो थी हमारी चित्रकला फली फूली थी और प्राचीन मध्य युगीन कला की समाप्ति के बाद भारत में ब्रिटिश राज के साथ समकालीन भारतीय कला आरंभ हो गई। जब ब्रिटिश आए थे भारत, उस समय से ही कला जो था काफ़ी आगे बढ़ने लगा, क्योंकि हमने मुगल साम्राज्य के बारे में भी पढ़ा, प्राचीन भी पढ़ा और मध्य युगीन भी कला के बारे में पढ़ा। अब जो है हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा ही होगा राजा रवि वर्मा जो थे काफ़ी प्रसिद्ध थे, अवधनाथ नाथ भी थे, ठीक है, टैगोर, अमृता शेरगिल काफ़ी प्रसिद्ध थी, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थी, जैमिनी राय भी था। समकालीन भारतीय कला के पुरोगामी कलाकार हैं। ये युवा कलाकार पश्चिमी कला के आंदोलनों से बखूबी जो काफ़ी थे बखूबी परिचित थे। जर्मनी अभिव्यक्तिवाद, धनवाद और यथार्थवाद ने इस युवा कलाकारों की कला पर बहुत प्रभाव छोड़ा, ठीक है, परंतु साथ ही अपनी भारतीय पहचान बनाए रखने का उनका प्रयास चलता रहा। इस स्तर पर पश्चिमी तकनीकी तथा भारतीय अध्यात्मवाद का मिलन भारतीय कला को मूल भाव रहा। देखिए कहते हैं कि सारे के जो मिला के इन्होंने काफ़ी अच्छा कोशिश किया, क्योंकि जो आधुनिक काल की कला है इन सभी कलाओं के जो प्राचीन थी, मध्ययुगीन थी और जो कि आपका मुगल कालीन थी, उन सबको मिला के जो है आज आधुनिक में बनाया जा रहा है, ठीक है, और इस तरह से कला का काफ़ी विकास भी हुआ। दोस्तों मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो NIOS पे पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत से बच्चे जो हैं, लाखों बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे। अगर उनको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इनके लिंक लगाते हो तो क्या पता उनको किसी की ज़रूरत पूरा हो जाए, ठीक है। ज़रूरत पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलोगे बहुत ही दुनिया में टेंशन है, ठीक है, लेकिन आपका टेंशन सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको पढ़ाई में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना है। अगर मेरा विश्वास ये है अगर आप मेरी सारी वीडियो ढंग से देख लेते हो ना पेंटिंग के, तो आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर, और 100% मुझे विश्वास है कि जो भी मार्क्स इसमें है उसमें से आउट ऑफ आउट रहेंगे, 35-30 रहेंगे। तो आपको अभी भी कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो होती है उसको पूरा देखा कीजिए, कि पूरा देखिएगा तभी कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो अंत तक देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको पता खुद ही लग जाएगा, ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। अगर एक वीडियो आपको अच्छा नहीं लग रहा है दोबारा मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहते हैं ना पढ़ाई जो होती है जहाँ आपको समझ आता है वहाँ ही आपको समझना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वालों की कमी नहीं है। क्योंकि मेरा एक विश्वास है कि बच्चों को किसी भी टीचर से कभी भी समझ में आ जाएगा, लेकिन जिस दिन आपको समझ आएगा ना उस दिन आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी विश्वास के साथ कि शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको बताइएगा भी चैनल के बारे में। हम आगे अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। कहता है पार्श्व विधि तथा सामग्री के प्रयोगों के साथ साथ उन्होंने भारतीय तरीकों का प्रयोग का प्रयास भी जारी रखा। देखिए इन्होंने पुरातन समय के कलाओं के साथ साथ अपनी जो भारत की कला थी उनको भी उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया। लकड़ी पर कारीगरी जो मेन थी, अश्वमुद्रा, अमल लेखन पर काफ़ी प्रयोग किए गए। कलकत्ता ग्रुपों के कलाकार जैसे कि दोष जो है प्रदोष दास गुप्त और प्राण किशन पाल, निरोध मजुमदार और परितोषैन तथा अन्य कुछ कलाकारों ने जो थे 1993 में अपनी पहली प्रदर्शन लगाई, और इनकी प्रदर्शन जो थी दोस्तों काफ़ी थी और काफ़ी इनको इस समय शाबाशी भी मिली, उनको प्रोत्साहन भी मिली बहुत से लोगों के थ्रू। उसके पश्चात जो था उसके तदोपरांत 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था तब मुंबई को प्रगतिशील कलाकार जैसे कि FN सैजारज, MF हुसैन, KHR आदि ने अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शन लगाई। एक तरफ कुछ कलाकार पश्चिमी शैली के साथ कुछ प्रयोग कर रहे थे और दूसरी ओर कुछ कलाकार जैसे कि विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकनक वैद और शैलेज मुखर्जी जापानी कला तथा लोक कला की ओर अपनी रुझान को दिखा रहे थे। देखिए जापानी कला, मैंने कहा ना हमारे जो भारतीय कलाकार थे वो हर देश से कुछ न कुछ गुण सीखे ही। बंगाली विचारधाराओं
के 2 कलाकारों देवी प्रसाद राय चौधरी तथा सरदार उकील ने भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों में आधुनिक कला आंदोलन के शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डीपी राय चौधरी के शिष्य KCL पनिकर तथा श्रीनिवास सलू ने समकालीन कला को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके महत्वपूर्ण योगदानों की वजह से हमारी भारतीय कला जो है आज शीर्ष प्रतिष्ठा में पहुंची हुई है और इनकी जो है हर जगह जो है लोगों की पहचान बना दिया है। तो ये कला हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी और इन्होंने काफ़ी अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए दोस्तों, इन्होंने भी अपना प्रयत्न किया और कोशिश करके वो अपना नाम जो है पूरे विश्व में छोड़ कर गए। तभी मैं कहता हूँ ना कि करिए, कोशिश कीजिए, करत करत अभ्यास है जरमति होत सुजान रस्सी आवत तल पे पटत निशान। ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि मुझे पता है कि बार बार आप कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी और अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे। देखते हैं आगे हमारा क्या कहते हैं। हमारे पास जो अगला चित्र है दोस्तों, देख ही रहे होगे, वर्लपूल है, ठीक है, जो है वर्लपूल है। ये चित्र जो है कृष्ण रेड्डी जो है इनके कृष्ण रेड्डी जी ने बनाया था और ये चित्र जो है आप देखने में ही आपको लगेगा कि ये बहुत ही गुणों से सिमटा हुआ है, कि इसमें राइटर ने बहुत ही रहस्यवादी गुणों का उपयोग किया है। ठीक है, आपको देखने से ही पता लग रहा है। अगर आप इसके बारे में और जानिएगा तो आपको इसमें बहुत से रहस्य की पता लगेगा। अगर आप देखिएगा इस चित्र में तो देखिएगा जैसे हम थंब का निशान लगाते हैं ना, सेम उसी तरह के दृश्य यहाँ पर अंकित हुआ है। लेकिन राइटर का इसमें क्या विचार है, क्या विचारधारा उन्होंने दिया है और उनका जो चित्र बनाने का मकसद क्या था, इसके बारे में हम पढ़ने के बाद ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए देखते हैं इसमें कि जो पेंटर उन्होंने कृष्ण रेड्डी जी ने इसमें क्या कहने की कोशिश किया है। ये जो चित्रकला थी आपने देखा, इसका जो मेन शीर्षक है वही है वर्लपूल ही है। कलाकार कृष्ण रेड्डी जी हैं। समय अवधि जो 1962 में बनाई गई थी। कलाकार जो आकार जो इसकी थी 37.5 सेंटीमीटर से 49.5 सेंटीमीटर के माध्यम माना गया है। माध्यम जो था कागज पर उत्कृष्ट आकृतियाँ यानी ग्लिटर ऑन द पेपर पे बनाई गई थी, जो काफ़ी विशिष्ट थी। चित्र मुद्रण क्या था, ये बहुत ही लोकप्रिय कला है जिससे फर्स्ट कलाकार कई शताब्दियों से प्रयोग करते आ रहे हैं। भारतीय कलाकारों ने चित्र मुद्रण में 19वीं शताब्दी के अंत से ध्यान देना तथा रुचि दिखलाना शुरू कर दिया। यानी पहले उनकी रुचि इन चीज़ों में नहीं थी और भारतीय कला पिछड़ती चली जा रही थी। तब कुछ कलाकारों के महत्वपूर्ण योगदान और उनकी साहस और उनके प्रयत्नों से हमारा कला जो है, हमारे देश का जो कला अपनी तो विरासत थी, उनको बढ़ाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, बहुत से भारतीय कलाकारों ने अम्ल लेखन, ड्राइंग पॉइंट्स, तम्रपत्र, उत्कृष्ट कागज पर उत्कृष्ट आकृति, लिथोग्राफी, ठीक है, ड्राइंग पॉइंट, एक्वायर्ड इंटोगोट, लेप्थोग्राफी, लिगोप्रेग्राफ का प्रयोग अपने चित्रों में किया। मुद्रण प्रिंटिंग यानी प्रिंटिंग मेकिंग का मुख्य लाभ यह है कि किसी भी चित्र की कितनी भी प्रतिलिपियाँ उपलब्ध हो सकती है। राजा रवि वर्मा के चित्रों की लोकप्रियता का कारण यही था कि उन्होंने रंगीन शिला मुद्रा तकनीकों को अपने चित्रों में बहुत ही प्रति उपलब्ध करा दिया। यानी उन्होंने काफ़ी कोशिश किया कि इस तरह के चित्रों का वो प्रदर्शन कर सके। कृष्ण रेड्डी अपने समय के सबसे प्रसिद्ध चित्र मुद्रक पेंटिंग मेकर माने जाते हैं। वह कला भवन, विश्व भारती तथा शांति निकेतन के विद्यार्थी भी रहे। देखिए, ये जो पढ़ाई किए थे बड़े बड़े उच्च शिक्षा न्यायालय से किया था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रतिभा थी। ठीक है, वर्लपूल भंबर कृष्ण रेड्डी के सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। उसे उत्कीर्णन यानी काफ़ी पद्धति से बनाया गया था। यह उभार पद्धति को एकदम विपरीत है, क्योंकि प्लेट का धरातल स्वयं प्रिंट नहीं करता, क्योंकि खुदे हुए हिस्से में स्याही भर जाता है। चित्र को रूपरेखा तांबे को जस्त की प्लेट पर रेखाओं के रूप में उभारी जाती है। कृष्ण रेड्डी जी ने इस सब पर स्याहियों का प्रयोग भी किया और उसके बाद उसे किसी कठोर पदार्थ से खुरच दिया जाता है और एक गीले कागज के उसे प्लेट पर डालकर मशीन से दबाया जाता है, जिसके उसकी आकृतियों में उभर जाता था। और वर्लपूल नामक चित्र में चित्रकला ने परिचित वस्तुओं के नए आकार बनाए, जो बाद में अमृत रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। इस चित्र में कलाकार का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक के प्रभाव को चित्रित करना था। चित्रों के अनुसार सभी कुछ अंतरिक्ष भंवर में खो जाते हैं। इस चित्र में वस्तुओं का प्रतिबिंब समुद्र मूलक नहीं है, जबकि कुछ प्रतिबिंब जैसे सितारे, फूल तथा बादलों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना मुश्किल है। कृष्ण रेड्डी को मूर्तिकला के क्षेत्र में पूर्व अनुभव से उभार के सम उत्कृष्ट क्यों आकृतियों के अर्थ का प्रभाव समझने में सहायता मिली है, जो उनकी कलाकृतियों का सौंदर्य है। देखिए दोस्तों, इसमें उन्होंने यही बात बोला, आप भी ऐसे प्रयोग कर सकते हो
कि आप मान लो मिट्टी के ही ले लो, मिट्टी में जैसे कोई हम मूर्त बनाते हैं, कोई देवी देवता का चित्र बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें देखते हो पहले उभारा जाता है फिर उसको बनाया जाता है। सेम ऐसे ही इन्होंने कृष्ण रेड्डी जी ने किया कि एक ऐसे से बना दिया, मतलब इस जो ये खाने थे उभरे हुए उसकी छाप जो है कहीं भी छप जाता है, जैसे मोहर नहीं बनाई जाती, सेम उसी डिज़ाइन को उन्होंने बनाने की कोशिश किया। और उनकी कृति जो थी सबसे अधिक प्रसिद्ध थी, जो ये वर्लफुल थी वो हर जगह से कृतिमान थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्या है हमारा। ये चित्र आपको दिख रहा है, ये विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा प्रसिद्ध हैं, जो बंगाल के स्कूल के चित्र में से उन्होंने बनाया था। ठीक है, मेडिवल स्टेंस, ये जो थी एक बहुत ही चित्र थी जिसमें आपने देख ही रहे होगे, कुछ व्यक्ति है, कुछ राज दरबार जैसी सीन बनाई गई है। और ये चित्र भी उनके बनाए गए, क्योंकि कहते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी जो चित्र बनाया करते थे उनके चित्रों में एक अलग सी झलक देखने को मिलती है, और उन्होंने भारतीय कला को सबसे उभारने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब देखिए इस चित्र में उन्होंने क्या कहना चाहा है और क्या बताने की कोशिश किया है, इसकी भावनाएं तो हम पढ़ने के बाद ही हमें पता लगेगा, और कब बनाई गई, किस सन क्या थी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये जो मेडिवल स्टेंस जो बनाई गई थी, इसका शीर्षक भी यही नाम रखा गया था। कलाकार जो थे विनोद बिहारी मुखर्जी जो थे 1904 से 1980 के दशक तक रहे। समय अवधि जो बनाई गई थी 1947 यानी आज़ादी के समय बनाई गई थी। संकलन जो है शांति निकेतन विश्व भारती हिंदू भवन की दीवार पर बना भित्ति चित्र है। ठीक है, माध्यम जो है भित्ति चित्र, यानी यदि इसको दीवार के बॉल के ऊपर बनाया गया था। विनोद बिहारी मुखर्जी प्रसिद्ध बंगाल स्कूल के चित्रकार नंदलाल बोस के शिष्य थे। देखिए ये नंदलाल बोस के शिष्य हुआ करते थे। वे प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपने चित्रों को उसी सौंदर्य पर आधारित किया। उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना जापान से सीखा था। देखिए ये लोग जापान में भी जाके अपने चित्रों के बारे में जानने की कोशिश किया और उन्होंने उसी चित्रों को अपने देश के लिए बनाया। उन्होंने जापानी कलाकार के भांति सरल तथा विवेकपूर्ण तरीकों से रेखाएँ खींची। इस चित्र में सुलेख के गुण मौजूद थे। विनोद बिहारी की आंखों का बचपन से ही कमज़ोर थी और जीवन के अंतिम चरण में वह अंधे हो गए। बताइए, इतने मतलब उनके आंख कमज़ोर होने के बावजूद भी चित्रों में उनकी इतनी बारीकी देखने को मिलता है ना, शायद असंभव है। कहते हैं एक बात तो मैं जानता ही हूँ कि ईश्वर किसी से एक चीज़ छीनता है तो उसके हज़ारों द्वार खोल देते हैं, लेकिन द्वार उनके लिए खुलता है जो मेहनती होते हैं, जो अपने कार्य को हमेशा एक पूजा की तरह, एक तरह से काम को एक भगवान की तरह, ईश्वर की तरह मान के अपना जीवन को चलाते हैं। परंतु न तो युवा काल में आंखों की कमजोरी और न ही जीवन के अंतिम चरण में हुआ अंधापन उनकी सर्वोच्चता शक्ति को प्रभावित कर सका। अब बताइए, इतने जो प्रभावशाली व्यक्ति ही महान बनेंगे ना, ऐसे थोड़ी होंगे कि भाई लिया 2 मिनट पढ़ा और छोड़ के चले दिए। तो ऐसे में कभी भी कामयाबी जो है नहीं आता है किसी को। कभी भी पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, तभी कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को इतने सादगी के साथ जिया और इन्होंने इतना परिश्रम किया। सारे जीवन वो विभिन्न माध्यम के साथ प्रयोग करते रहे। अपने अंधेपन के बावजूद उन्होंने शांति निकेतन कला भवन की दीवार पर भित्ति चित्र ही बनाई थी। देखिए, ठीक है, दी मेडिवल स्टेंस नामक भित्ति चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा हिंदी भवन की दीवार पर बनाया गया, जिसमें भित्ति चित्र फ्री कॉल्सिस तकनीक का प्रयोग किया गया। यह दीवार पर बनाए जाने वाले को अब बनाया कि एक प्रसिद्ध थी, जिसे रंगों को पेगमेंट्स को पानी में मिलाया जाता था ताकि चूने के प्लास्टर के आधार को गीला किया जा सके। इस पद्धति में रंग दीवार का एक अंश बन जाता है, जिस कारण उस रंग का स्फुट बढ़ जाता है। देखिए मैंने कहा ना, जिसको ज्ञान होता है पेंट का वो जरूर अलग कोशिश करता है। द मेडिवल स्टैंड एक भित्ति चित्र है जिसमें भारत के विभिन्न धर्मों के संतों को दिखाया गया। मैंने कहा था ना, एक मेला सा बनाई हुई है जहाँ पर बहुत से धर्मों के संत जो है दिख रहे हैं। दीवार का आकार के अनुसार ही इस भित्ति चित्र को बनाया गया था। चित्र का संयोजन दीवार के आकार तथा आकृति के अनुसार किया गया है। लंबी होती मानवीय आकृति एक बहती नदी की गति की तरल तय और ताल में दिखाई देती है। इन मानवीय विशेषताओं वाले आकृतियों को लेकर ग्रेथिन चर्च की दीवार पर बनी हुई मूर्तिकला से याद आती है। चित्र में लंबी आकृति के प्रथम प्रभावित तरीकों से दिखाया गया है। छोटे आकृति के समतल सतह पर दिखाकर इन आकृति का संतुलन बनाया गया है। तो इस प्रकार जो है इन्होंने काफ़ी कुछ इस चित्र में कहने की कोशिश किया है। ठीक है, देखते हैं अगला हमारा क्या है। ये चित्र है वेडन एंड सिम्बलेंस। आप देखिएगा कि इसमें जो है कुछ लिखी गई है जिसको शायद समझना आप लोगों के लिए संभव ना हो। ठीक है, लेकिन ये जो है थी एक माध्यम थी, क्योंकि आपको पता है विचार जो व्यक्त करने की माध्यम भी कुछ चित्रकला ही थी। हमारा प्राथमिक जो भाषा का जो थी
वो लिखित रूप में नहीं थी, वो हमारा इस लिपियों के रूप में थी जो चित्रों के रूप में दर्शाई जाती थी। तो कलाकार ने इसी चीज़ को यहाँ पर उभारने की कोशिश किया है। देखते हैं कि जो ये हमारा वर्ड एंड द सिंबल वो किस चीज़ का प्रतीक है, ठीक है। और इसमें जो है KCS पिनकर ने क्या कहने की कोशिश किया है, चलो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, इसका शीर्षक जो है वर्ड एंड सिंबल्स नाम भी दिया गया है। कलाकार जो है KCS पिनकर जी हैं, जो 1911 से 1977 के बीच में अपना जीवन यापन किए थे। माध्यम जो है इनकी लकड़ी के बोर्ड पर तेलीय रंग का प्रयोग किया था। जो कार इसकी थी 43 सेंटीमीटर 124 सेंटीमीटर कार बनाई गई। समय अवधि जो थी 1965 थी, ठीक है। दक्षिण भारत में समकालीन कला का आंदोलन के प्रवर्तन के रूप में KCA पिनकर को जाना जाता है, ठीक है। वो मद्रास के स्कूल में आर्ट ऑफ बंगाल विचारधाराओं के गुरु DP राय चौधरी के शिष्य थे, ठीक है। ये जो DP राय चौधरी जी हैं वो काफ़ी ही कुशल कलाकारों में से माने जाते हैं और उनका शिष्य तो कह सकते हो कि जब गुरु ही इतने अच्छे हैं तो शिष्य क्या होंगे उसका तो आप वर्णन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। उन्हें अपने जीवन यापन के लिए बहुत से विषम कार्य करने पड़े थे, क्योंकि उनका जीवन यापन जो था बहुत ही कहते हैं विषम परिस्थितियों में हुई। उन्होंने एक कलाकार के रूप में स्थापित होने से पूर्व टेलीग्राफ ऑपरेटर तथा बीमा के एजेंट के रूप में काम किया करते थे। उनकी शैली में काफ़ी परिवर्तन देखे गए हुए वो यथावाद के पर आरंभ करके ज्योतिर्मय शैली के तक पहुँचे। उन्होंने एक अध्यापक के रूप में बहुत से दक्षिण के कलाकारों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने चेन्नई के पास चोल मंडलम तो भारत के प्रथम कलाग्राम का स्थापना भी उन्होंने किया। पशु चित्र उनकी चित्र श्रृंखला शब्द और प्रतीक से लिया गया है, जो एक प्रसिद्ध चित्र में से माना गया है। यह अपने बिल्कुल ही विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक कार्य है जिसमें सुलेख के स्थान को भरा गया। पिनकर ने गणितों का चिन्ह, अरबी आकृतियों तथा रोमन एवं मलयालम लिपियों के प्रयोग से ऐसी आकृति पैदा की जो देखने में जन्म पत्रिका जैसी लगती है। पत्रिका और प्रतीकात्मक रेखा लेखों का प्रयोग भी किया गया। इन चित्रों में रंगों का प्रयोग नाम मात्र का हुआ है, यानी इनकी जो चित्र थी वो कह सकते हो आप गणित चिन्ह दी गई थी, अरबी आकृति दी गई थी और रोमन एवं मलयालम के जो शब्द थे उन शब्दों से उन्होंने चित्र बनाया। देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना जो कलाकार की अपनी ज्ञान होती है ना वो तो शब्दों से भी एक कला बना देगा, ठीक है। अगर उनके इसके अंदर समझ है तो शब्दों का भी एक कला का रूप दे देगा, शब्दों को ही एक चित्र के रूप दे देगा जिसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यही तो कलाकार का मेन गुण होते हैं। ये चित्र जो आप लोग देख रहे होंगे ये है लैंडस्केप इन द रेड, जैसे नाम से ही पता लग रहा है रेड रेड तो यहाँ पर बहुत देखने को मिली है। लेकिन ये चित्र थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इधर से कोई झोपड़ी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से जो है रेखाएं दिख रही है, कुछ व्यक्ति के रूप में शेप दिख रही है। तो दोस्तों ये अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो इसमें जो है फ्रांसिस न्यूटन सेजा ने बहुत ही गुण रहस्यों का वर्णन किया है और इसमें इतनी ही रहस्यमय इनके डायग्राम थे। अगर इसके आप पेंटिंग को देखोगे ना तो इसमें बहुत ही रहस्य देखने को आपको मिलेगा। फिर भी देखते हैं कि इसमें जो है फ्रांसिस न्यूटन सेजा ने इसमें क्या कहने की कोशिश किया है लैंडस्केप इन द रेड में। लैंडस्केप जो था और इन द रेड इसका शीर्षक ही नाम दिया गया था। इसके कलाकार जो थे फ्रांसिस न्यूटन सेजा थे जो 1924 से 2002 तक अपने जीवन यापन किया था, ठीक है। समय भी जो था ये बनाई गई थी चित्र 1961 में बनाई गई थी। कला जो आकार इसकी थी 78.7 सेंटीमीटर से 132.1 सेंटीमीटर के आसपास मानी गई थी और माध्यम था तेलिया रंग था। और संकलन आज भी जो ये उपस्थित है जहांगीर निकलसन संग्रहालय में आज भी इनके चित्र जो है देखने को आपको मिल जाएगा। FN सेजा का जन्म गोवा में हुआ था, ये गोवा के रहने वाले थे तथा उनका लालन पालन पोषण मुंबई में हुआ। उन्हें स्कूलों से निष्कासित कर दिया गया। देखिए इनको स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। बच्चे तो वहीं पे हार जाते हैं कि भाई मुझे स्कूल से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया गया है, मैं अपना जीवन छोड़ देता हूँ, अपना काम धंधा। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। तब उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। उन्हें 1945 में वहाँ से भी निष्कासित कर दिया गया। देखिए इनको कितने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। 1947 में प्रगतिशील कलाकार को एक ग्रुप की स्थापना करने वाले वह सबसे युवा चित्रकार थे। देखिए इनको कई जगह से निकाला गया, फटकारा गया और इन्होंने क्या किया, एक नया युवा चित्रकला की स्थापना ही कर डाला, ठीक है। तो दोस्तों यही कह रहा हूँ ना कि कहते हैं ना पढ़ाई जो चीज़ ऐसी चीज़ होती है ना, ज्ञान जो जिसके पास होता है ना सोचिए वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है।
बाद में उन्होंने भारत छोड़ दिया तथा लंदन में रहने लग गए। बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए चुने जाने वाले 5 कलाकारों में से एक थे। देखिए इनकी क्या सोच थी और कहाँ ये पहुँच गए। उसके बाद जो इनका था, उनके निम्न माध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि के कारण, आर्थिक समस्याओं के कारण वह समाज के प्रतिभागी हो गए, यानी वो समाज के कुछ नियमों को नहीं मानने लगे। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। बात तो सही है दोस्तों कि अगर आप बुराइयों का कुछ विरोध करते हो ना, तो आपको लोग क्या करते हैं, सही नहीं समझते हैं और आपको गलत करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि समाज में कुछ बुराइयां हैं, उसको अगर हम नष्ट नहीं करेंगे तो वो बुराइयां हमें भी कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अपने अन्य समकालीन कलाओं की भांति उन पर उत्तर प्रभाववादी तथा जर्मन अभिव्यक्तवादी चित्रकला का प्रभाव पड़ा और वह उन विचारधाराओं से प्रभावित एवं प्रोत्साहित हुए। विशेष रूप से वह पिकासो और मतिसो से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी निजी शैली को खोज की जिनमें भारतीय मंदिर मूर्तिकला और पाश्चात्य शैली के मिश्रण थे। देखिए भारत के थे, विदेश में भी चले गए, फिर भी उनकी जो भारत से जो लगाव थी वो शायद उनसे दूर नहीं हो सका। सृजन कला के सभी स्वरूपों पर अनवरत रूप से प्रयात्मक वर्णन करने वाले चित्रकार थे। सृजन का विशेष प्रेम प्राकृतिक दृश्य को चित्रण में था। उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक विचारों को भी अपने चित्रों में स्थान दिया। ठीक है, लैंडस्केप इन द रेड उनकी प्राकृतिक चित्रण वाली कृतियों में से विशेष स्थान रखता है उनके जीवन का। वह एक प्रयोगात्मक सारी दृश्य का चित्र थे। चित्रकार में उन्होंने शहर जैसा रूप दिखाने की कोशिश किया है जो सिवाय जंगल से कुछ भी नहीं है। देखिए कहते हैं ना, शहर में हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन शहर जो आजकल हो गया ना, एक जंगल के भांति हो गया है। वहाँ पर आप देखिएगा क्या जीवन स्थिति होती है, वो तो खुद ही आप वर्णन कर दोगे। उस शहरी प्राकृतिक चित्रण जो है इन्होंने करने की कोशिश किया। इसमें उनके चित्र में जो था रहस्यमय प्राकृतिक चित्रण थी। जो आपने चित्र देखा था उसमें रहस्यमय कुछ बातें बताने की कोशिश किया है कि जो शहर के क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं। आज जो शहर हो गया जंगल से कुछ कम नहीं हो गया है। सुलेखित रूप से रेखाओं को रंगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से संयोजन करने की कोशिश किया इन्होंने। इस संयोजन में रंग तथा आकार अलग से उभरते हैं। इस चित्र में मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग किया गया है, यद्यपि इधर उधर हरे रंग के छोटे भी डाले गए हैं। किसी भी परिदृश्य का नियम नहीं माना गया है, यानी उन्होंने कोई तरह का नियम रेगुलेशन को नहीं माना है और अपने चित्रों में एक नया अलग अलग अंदाज देने की कोशिश की है, ताकि स्थान की गहराई चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सृजन ने अपनी कार्यालय में विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। एक यूरोपीय कला समीक्षक ने उनकी तुलना पिकासो से भी की। देखिए अब देखिए इतने बड़े कलाकार से तुलना होना इनके लिए गर्व की बात थी, और सबसे अधिक गर्व की बात तो ये थी कि ये भारत के थे और विदेश में जाने के बाद भी अपनी भारत की गरिमा को नहीं भूले और भारत के लिए उन्होंने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों इसके जो सारांश है इसे हमें यही पूरा समझ में आया है कि हमारा जो ये समकालीन जो चित्र थी जो हमारा इस समय की बनाई गई थी वो सभी कालों से प्रभावित थी, और सभी ने कलाकारों ने एक ही बात पे जोर दिया है कि उन्होंने तेलीय रंग पे बनाने की कोशिश किया है अपने चित्रों को, और उनकी जो कलाकृतियों में विशेष रूप से उन्होंने प्राकृतिक को ही महत्वपूर्ण बताया है। चाहे पुराने काल के हों या आधुनिक काल के, सभी कालों में आपने पढ़ा होगा, सभी कालों में कुछ न कुछ अलग विशेषता दिखाने की कोशिश की गई है। और इसमें तो क्योंकि ये समकालीन भारतीय कला थी, तो इसमें आज के समय में जो ब्रिटिश काल के समय था उस समय की कलाकृति देखने को मिला है। और उस समय कलाकृतियों में यही था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो भारतीय लोग पर किस तरह के दुर्व्यवहार करते थे, तो इन बातों को उन्होंने काफ़ी गहरा छाप छोड़ा हुआ है उनके पेंटिंग में। फिर भी कह सकते हैं कि भारत कई महानगरों में भारत की समकालीन कला का आरंभ राजा रवि वर्मा द्वारा ही माना गया है। बंगाल स्कूल के साथ हुआ, यद्यपि बंगाल स्कूल ने भारत की प्राचीन परंपरावादी कला को जीवित करने का पुण्य प्रयास किया, यद्यपि पश्चात कला का प्रभाव जो युवा कलाकारों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। भारतीय कला को एक अर्थ देने के उद्देश्य से 30 से 40 वर्ष से इन युवा कलाकारों ने या तो पश्चिम से प्रेरणा ली या सुदूर पूर्व से। इसमें से कुछ कलाकार पश्चिम देशों में चले गए और अंत में वहीं रहने लग गए। जो कलाकार यहाँ भारत में रह गए वे अपनी पहचान खोजने में ही संघर्ष करते रहे। ये तो बात सही है कि हमारे भारत में जो है कलाओं का कदर लोग नहीं करते हैं। थोड़ा कदर करें तो इसकी प्रसार और बढ़े, क्योंकि उनको विदेश में जाके ही अपना कला का मिलता है सम्मान। तो यही बात है ना कि हमें हर एक व्यक्ति को हर एक गुण को सम्मान करना चाहिए, तभी तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। अगर हम भी सम्मान करते हैं, किसी की चित्रों को इतनी प्रशंसा करते हैं और सरकार इसमें संरक्षण देती है, तो शायद उनको विदेश की तरफ मुख नहीं करना पड़े। ये संतोष का एक विषय है कि कुछ कलाकार अपनी उचित पहचान मिल गई तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को सफल कलाकारों के रूप में
प्रतिस्थापित कर सके। तो यही बात है दोस्तों, ठीक है ना, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है कि ऐसे कलाकारों को हमें प्रोत्साहन करना चाहिए और उनके जीवन को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं एक बार फिर से करना चाहूँगा, अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और आपको तभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने दोस्त जो NIOS हो या CBSE में पढ़ते होंगे उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो चैनल में बने रहेंगे, नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या पता उनको क्या मेरी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आप दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताइएगा, समझाइएगा। ठीक है, हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।